हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। देखिए, आज ऑफिशियली मेरा सीएमए यूएसए पार्ट 2 का बैच स्टार्ट हो गया है। पहला लेक्चर आज मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूं। सीएमए यूएसए पार्ट 2 मेरा बेटा पूरा सिलेबस 2024 के अकॉर्डिंग है, जो कि अभी लेटेस्ट सिलेबस हमारा हुआ है। आईएमए ने, आप लोगों को पता ही होगा बेटा, आईएमए ने अभी एक लेटेस्ट सिलेबस अनाउंस कर दिया है, सिलेबस 2024। आप लोगों के पास जो भी अब एलएमएस होना चाहिए या कोई भी कंटेंट, कोई भी कोर्स मटेरियल आप लोगों के पास होना चाहिए, वो सिलेबस 2024 का अकॉर्डेंस होना चाहिए। मतलब जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें सिलेबस 2024 अकंपनी होना चाहिए, कंसिडर किया होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पुराना मटेरियल है, वो आप सब अपने कॉल पे करेंगे। बेटा मैं एज अ टीचर आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। चलिए, बाकी मैं आप लोगों को बेटा जो लेक्चर्स हमने प्रोवाइड कर रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है अपने 2025 की सिलेबस 2024 सिलेबस के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, लाइव है बेटा, फ्रेश है। मैं आप लोगों को जैसे जैसे रिकॉर्ड करता रहूंगा वैसे वैसे आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। कैसे आपको मुझे कांटेक्ट करना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल सैम फाइनेंशियल क्लासेस के नाम से है, ठीक है। तो वहां पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं। वेरियस शॉर्ट्स होते हैं वहां पे, बहुत जनरल टॉपिक्स डिस्कस करता हूं मैं। सीएमए यूएसए के बहुत सारे कंसेप्ट लेक्चर्स लेके आता हूं मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 फ्रॉम बोथ, है ना, दोनों में से कोई लेके आता हूं। वो देखो बेटा, पर्पस ये है कि कंसेप्ट को ठीक करना, ठीक है। बच्चों के क्या है ना, कंसेप्ट हिले पड़े हैं। मैं कंसेप्ट आप लोगों को इतने कंक्रीट, इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि 50 साल बाद भी अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा ना बेटा, आप वो भी बता दोगे, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। फॉर्मूले का फॉर्मूला तो बेटा कोई भी बता दिया, आंसर कोई भी निकाल ले। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दूंगा ना तो कर नहीं पाओगे आप लोग। तो बेटा मैं आपको वो आर्ट, वो टेक्निक सिखाऊंगा इस पूरे कोर्स में, कि कंसेप्ट जो डिफिकल्ट दुनिया दुनिया को लगता है, वो आप लोगों के लिए इतने सिंपल हो जाएंगे ना बेटा, कि आप लोग तो बस ऐसे ही करने लग जाओगे, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों का सिस्टम हो जाएगा। खैर, ये तो हम अभी आगे बहुत डिटेल में, बहुत स्टोरीज, बहुत कहानियां, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन, हम सारे डेरिवेशन, लॉजिक सब समझेंगे, ठीक है। तो मेरा ये कंसेप्ट था, तो कंसेप्ट लेक्चर्स में उससे लाया हूं। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो यूट्यूब पे लेक्चर्स में मैंने आप बहुत सारे आईआरआर पे, सीएपीएम पे, है ना, अनऑर्डेबल अवॉइडेबल पे मैंने कुछ कंसेप्ट लेक्चर्स डाले हैं, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज ये समझाऊंगा कि आप लोगों के पास एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर बहुत सारी कंपनीज के आप लोगों को मिल जाएंगी, जैसे एचपी के शायद अब, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे नॉलेज है, बाकी गलत भी हो सकता है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अब अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से। पहले आते थे बेटा, पहले बहुत पुराने टाइम पे उसके आते करते थे। अब मेरे ख्याल से नहीं है उसके अवेलेबल, आप देख सकते हैं। इंडिया की मार्केट्स में तो नहीं मिल रहा बेटा मुझे, तो आप, हो सकता है आपके एरिया में अवेलेबल हो। कैसियो के फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आते हैं, लेकिन कैसियो के फाइनेंशियल कैलकुलेटर में बेटा ये है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, हल्का सा। उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप बिगिनर हो, आपने कभी फाइनेंशियल कैलकुलेटर लाइफ में नहीं चलाया, तो बेटा हो सकता है थोड़ा सा आपको उसमें डिफिकल्टी आ जाए। एक और है बेटा, बीए टेक्सास करके, पर्सनली मैंने भी उसको यूज करा है। मुझे एज ए बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा, बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ बेटा। वो बिगिनर छोड़ो, वो एडवांस के लिए भी बहुत है बेटा। वो उसका इंटरफेस बेटा बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, एक्चुअली मैं ये आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, और बहुत ही ईजी है। प्लस लेकिन बात वही है, अगर आपको चलाना नहीं आता तो आपको बीए टेक्सास भी मुश्किल लगेगा, तो बेटा उसकी भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मेरे यूट्यूब चैनल पे इन डिटेल में कैलकुलेटर वीडियो लेके आया हूं बेटा, ठीक है। इन डिटेल कैलकुलेटर वीडियो लेके आया हूं बेटा। आप लोगों को मेरे वो कैलकुलेटर वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी बेटा। बहुत शायद 1.5 घंटे की क्लास है बेटा, उसमें मैंने पूरा बीए टेक्सास चलाना सिखाया है। सीएमए यूएसए, सीपीओ हो, एसीसी हो, कोई भी कोर्स हो बेटा, आप वो वीडियो देख लीजिए बेटा, आपको वो पूरा कैलकुलेटर चलाना आ जाएगा। मैंने इन डिटेल सिखा रखा है। बाकी बेटा टेंशन नहीं लेनी, इस कोर्स में बेटा मैं आपको बीए टेक्सास बीच बीच में चलाते रहना सिखाऊंगा। पार्ट 1 में तो इतना नहीं यूज होगा, पार्ट 1 में बेटा इतना यूज नहीं होगा, पार्ट 2 में बहुत होगा। पार्ट 2 में भी बेटा सेक्शन बी और सेक्शन ई में ही ज्यादा होगा, बाकी सेक्शन में इतना नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कैश फ्लोज निकालना है, एनपीवी निकालना, बहुत सारी चीजें हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। आज बेटा मेरी जो पार्ट टू है बेटा, पार्ट 2 की पहली क्लास है, बेसिक क्लास है बेटा, फाउंडेशन क्लास है। आज एक ओवरव्यू दूंगा, आज एक लेक्चर नहीं है बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस कंसेप्ट को इंट्रोडक्शन क्लास बोल सकते हैं आप इसको, है ना। इंट्रोडक्शन क्लास है, जैसे हम कोई बैच स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास लेते ही है ना। जैसे आप एक नए क्लास में जाते हैं तो आपको एक इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही है
समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे अपना पार्ट 2 को पढ़ाने वाला हूं, मैं कैसे उसको लेके चलने वाला हूं, कैरी कैसे करूंगा मैं, कितना इसमें टाइम लगेगा, कितने लेक्चर्स इसमें डिलीवर होंगे। सेक्शन जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था किस सीक्वेंस में मैं चलूंगा, इसमें मैं किस सीक्वेंस को फॉलो करूंगा, सारा इन डिटेल आप लोगों को बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, बताने से एक पहले स्टार्ट अगर मैं आपको रोल करूं क्लास में, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कैलकुलेटर, बहुत सारे स्टूडेंट का वैसे मेरे पास ये डाउट है, मैंने इस पे सेपरेट अपने यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स डाल रखी है। यूट्यूब चैनल को मैं आपको बोल एडवाइस ये करूंगा, आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसके कोर्स मटेरियल, ये जो बेटा मैं कोर्स में मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी बेटा। जैसे एक बोनस क्लासेस करके उसमें कंसेप्ट आएगा बेटा, उसमें मैं वो वीडियोस दूंगा बेटा जो आपके कोर्स के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने वो चीज देख ली तो इनडायरेक्टली आपका सीएमए यूएसए बहुत हेल्प हो जाएगा बेटा, ठीक है। कुछ ऐसी चीजों के डेरिवेशन दूंगा जो बेटा कोर्स में आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे कुछ फॉर्मूलाज होंगे उसका मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन दूंगा, आपके कोर्स के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मैथ्स बैकग्राउंड है, उसको मैथ्स से चीजें समझ में आती हैं, तो मैं वहां पे आपको उस एंगल से भी समझा के दिखाऊंगा। ऐसे में मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सीएमए यूएसए का रेलिवेंट नहीं है लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सीएमए यूएसए के लगते हैं, है ना। तो वो भी आपको मेरे यूट्यूब पे मैंने एक डाउट सीरीज स्टार्ट करी है, वो भी आपको वहां मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेटा उसमें मैंने ऐसे डाउट सॉल्व करा रखे हैं जो सीएमए यूएसए के थोड़ा टेक्निकल डाउट्स हैं और पेपर में आए हुए डाउट्स हैं, और बेटा बहुत रेपिटेटिव भी बहुत बारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा, उसका एक मैंने बहुत ही लॉजिक एक्सप्लेनेशन अपने यूट्यूब सीरीज में डाल रखा और आगे आते भी रहेगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यही एडवाइस करा, आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आप एक ग्रुप में अगर आप आएंगे तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना, क्वेश्चंस भेजते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट का पता चलेगा। अगर आपकी कोई डाउट आप उस ग्रुप में डाल सकते हैं, आपकी मदद करी जाएगी, तो इससे आप क्या है अपडेट रहेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपना ऑफिशियली लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। सेक्शन ए पार्ट 2 का बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट 2। देखो, सीएमए यूएस जो आपका काम है ना बेटा, सीएमए यूएसए का आपका काम है मेन मैनेजमेंट का, ठीक है। आपका मेन काम बेटा मैनेजमेंट करना है बेटा। उसके लिए सीएमए यूएसए बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी फील्ड है। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था बेटा, यूट्यूब पे भी मैंने आपको बताया था कि सीएमए यूएसए बेटा आप बहुत जगहों से कर सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है। मतलब अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, फील्ड में आना है, बहुत सारी जगहों से आप ले सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे एक सीएमए यूएसए तो हो ही गया, यूएसए से लेना है तो आपको सीएमए यूएसए बनना पड़ेगा। अगर आपको इंडिया से करना है तो आपको आईसीएमआई, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो सीएमए के इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से करना है तो आप आईसीएमए ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं, है ना। तो कनाडा का बेटा अब नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं आप सीएमए कनाडा बन जाएंगे, तो सीएमए कनाडा अब ऑफिशियली नहीं है, अब वो सीपीए के साथ उन्होंने उसको मर्ज कर लिया, ठीक है। तो अलग अलग विभिन्न जगहों से आपको सीएमए की डिग्री मिल सकती है बेटा। लेकिन इन सब में से अगर मैं, अच्छा, लंदन से भी आप करना चाह सकते हैं, तो लंदन में एक सीमा करके होता है, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो वो भी सीएमए एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट की फील्ड है। पहले के टाइम पे बड़ा ग्लोबल था सीमा बेटा, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, थोड़ा एडवर्टाइजिंग पे अपना, है ना, जो उनकी स्ट्रैटेजीज है इतनी ज्यादा नहीं हुई, थोड़ा फीका पड़ गया बेटा सीएमए यूएसए के सामने। सीएमए यूएसए का बेटा आप खुद देख सकते हो, उसकी जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी है, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव एंड एक्टिव है बेटा। वो देखो, आप कूपन देता रहता है कितने बार बार, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है उसको रीटेक का कूपन देता रहता है, इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस जो मेंबरशिप का कूपन है वो देता रहता है, अलग अलग बेटा वो कूपन निकालता ही रहता है ना, कूपन देता रहेगा वो आपको, तो बेनिफिट बहुत है। तो वो अपनी प्रमोशन स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी है, तो उसके और अच्छा पासिंग रेट भी बहुत ज्यादा उसका, सीएमए यूएसए का बेटा पासिंग रेट अच्छा है ना। पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं है बेटा, अगर आप दूसरे सीएमए यूएसए के कोर्स देखेंगे ना बेटा, सबसे स्पेशली तो बेटा इंडिया का अगर मैं बात करूं, बहुत ही डिटेल सीएमए है बेटा, तो टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। तो बच्चे ये सब फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, तो सोचते हैं चलो सीएमए यूएसए को ही अपना पाथवे या करियर पाथवे लेके चल लेते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम तो वैसे सीएमए यूएसए पढ़ ही रहे हैं, तो अपना ऑफिशियली बेटा लेक्चर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इन डिटेल कंसेप्ट है बेटा, ये पार्ट 2 बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैं आपको एक अप्रॉक्स नंबर दे सकता हूँ बेटा, मेरे कितने लेक्चर्स लगेंगे बता तो सकता नहीं बेटा, एक्यूरेट एक रेंज बता देता हूँ। रेंज यही है बेटा, 150 है ना, 130 to 160
मतलब आप बीच का मान के चलो 150 लेक्चर्स तो बेटा पार्ट 2 के आराम से हमारे इस पे लग जाएंगे, ठीक है। आपको 150 लेक्चर्स और एक क्लास ऑन एन एवरेज 1 आवर की होगी बेटा, ठीक है। तो 150 आवर्स का टोटल कंटेंट मटेरियल पार्ट 2 का है और सेम अप्लाइज टू पार्ट 1। तो टोटल 300 प्लस आवर्स का हमारा पूरा सीएमए यूएस है बेटा, ठीक है। खैर, बहुत इन डिटेल बातें करते हैं। अब मैं अपना ये लेक्चर 1 में मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है सिस्टम, है ना। पार्ट 2 में आपको बता देता हूं ये पार्ट 2 है क्या। बेटा ये जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 तो कैसा इसका डिजाइनिंग है, इसको सेक्शंस में आपको बताता था। सेम 6 सेक्शन है बेटा पार्ट 1 की तरह ही, सेम 6 सेक्शन है, मैं आपको बता देता हूं 6 सेक्शन है। ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। बेटा सेम 6 सेक्शन है इसके, और 6 में यही है बेटा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक सेक्शन नहीं करा, जैसे आप सोच रहे कि आपने सेक्शन ए नहीं करा, अगर आप ये सोच रहे कि आप सेक्शन ए ना करके सीधा सेक्शन बी में आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से सेक्शन बी भी कर सकते हैं, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड वाला कंसेप्ट इस पे कुछ भी नहीं है। चलिए, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा पार्ट 2 बेटा। पार्ट 2 का देखो कंसेप्ट अपना ये होगा कि मैं आपको पहले सेक्शन ए कराऊंगा, है ना, फिर मैं आपको सेक्शन बी कराऊंगा, फिर मैं आपको क्या है सेक्शन डी कराऊंगा, सी नहीं कराऊंगा, डी कराऊंगा, ठीक है। इसका एक रीजन है, क्योंकि बेटा जो सेक्शन बी का कंसेप्ट है ना, वो सेक्शन सी में नहीं, सेक्शन डी में थोड़ा सा लगता है। तो बेटा आपने ताजा ताजा जब सेक्शन बी पढ़ रखा होता है, उसका कंसेप्ट आपके माइंड में होंगे, तो ताजा ताजा आपके माइंड के कंसेप्ट में होंगे, तो आपको क्या है सेक्शन डी अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, है ना। फिर सेक्शन ई कराऊंगा। अब आप सोच रहे हो सेक्शन सी कब कराओगे, इसका भी लॉजिक ये है कि जो सेक्शन बी के कंसेप्ट है वो सेक्शन डी में भी लगता है, थोड़े सेक्शन ई में भी लगते हैं, इसलिए मैं पहले आपको ये कराऊंगा, फिर जाके सेक्शन सी कराऊंगा, फिर सेक्शन एफ कराऊंगा, ठीक है। तो ऑर्डर ये है कि सेक्शन पहला ये कराऊंगा, सेक्शन ए तो कराना ही है पहला, ठीक है। फिर मैं आपको क्या कराने वाला हूं, एक सेकंड, ये पहला है बेटा, ठीक है। फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये वाला सी, फिर सिक्स हमारा जाके ये हुआ, ठीक है। तो सीक्वेंस मैंने थोड़ी सी यहाँ पे चेंज कर दी, ठीक है। सीक्वेंस यहाँ पे हल्की ज्यादा चेंज नहीं हुई है, हल्की फुल्की चेंज हुई है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो प्रॉपर थ्योरी है, पूरी की पूरी थ्योरी, वो सेक्शन एफ है, ठीक है। पूरी थ्योरी उसमें 1% का प्रैक्टिकल नहीं है, बाकी सब में थोड़ा 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 प्रैक्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे सेक्शन ए है, ये वैसे प्रॉपर प्रैक्टिकल चैप्टर है, हल्की फुल्की थ्योरी है इसके अंदर, ठीक है। सेक्शन बी ये बेटा पूरा वैसा प्रैक्टिकल है, हल्की फुल्की इसमें भी थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है। और सबसे बिगेस्ट सेक्शन सीएमए यूएसए का बेटा सबसे बिगेस्ट सेक्शन है ये, पार्ट 1 और पार्ट 2 में से सबसे बिगेस्ट यही है, ठीक है, ठीक है। बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें कम से कम हमारे 70 से 75, 70 to 75 लेक्चर्स हमारे आराम से इसमें लग जाएंगे। अच्छा, फिर फिर सेक्शन डी है, ठीक है। फिर सेक्शन ई, सेक्शन ये इसमें भी थ्योरी है सेक्शन डी में। सेक्शन सी में 50% थ्योरी है, 50% प्रैक्टिकल है, और सेक्शन ई तो पूरा ही प्रैक्टिकल है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल है, ठीक है, पार्ट 2 में, ठीक है। थोड़ी बुल्की थ्योरी है, लेकिन सेक्शन एफ पूरा थ्योरी है, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस 2024 में चेंजेस इस वाले सेक्शन में बहुत आए हैं, सेक्शन एफ में। बाकी सब में तो बेटा नाम बदल दिया इन्होंने, ठीक है। जैसे सेक्शन सी में बेटा इन्होंने डिसीजन एनालिसिस करके था, अब बिजनेस डिसीजन एनालिसिस कर दिया। सेक्शन ई का नाम इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, है ना, अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर दिया, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स कर दिया, ठीक है। अपना ये बेटा सेक्शन ए के अंदर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल दिया। ये सेक्शन एफ के अंदर कुछ चेंजेस करे इन्होंने, जैसे मॉरल फिलोसफीज उन्होंने उड़ा दिया, डेटा एथिक्स उन्होंने डाल दिया, टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स उन्होंने डाल दिया, ठीक है। ये सब कुछ नए टॉपिक्स उन्होंने डाल दिए, ठीक है। सेक्शन डी नहीं, सेक्शन डी नहीं, सेक्शन सी में बेटा एक कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, वो अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़े बहुत छोटे मोटे सिलेबस चेंज लेके आया है, सिलेबस चेंज वैसे ज्यादा इस बार हुआ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बेटा मैंने आपको सीक्वेंस बतानी थी, ये आपको मैंने सीक्वेंस बेटा बतानी थी, आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको सीएमए यूएसए पार्ट 1 में रोल करता हूं कि हमारा कैसा ये लेक्चर चलेगा। चलिए, पार्ट 2 बेटा ये जो है सबसे पहला पार्ट 2,
ठीक है बेटा, पार्ट 2। सेक्शन ए। सेक्शन ए से मैंने स्टार्ट करा, मैंने आपको पहले बोल दिया मैं सेक्शन ए से स्टार्ट आपको कराऊंगा, क्योंकि इसका कुछ कंसेप्ट है बेटा। एक्चुअली सेक्शन ए में बहुत कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके कुछ कंसेप्ट थोड़े हर जगह लगते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अगर मैं आपको बात बताऊं, वैसे तो सीए में यूएसए में सिलेक्टिव स्टडी एक मिथ है ना बेटा। अगर आप सोच रहे हो कि आप सिलेक्टिव स्टडी कर लोगे, तो बेटा आप एक्चुअली बहुत गलत कर रहे हो। सीए में यूएसए में सिलेक्टिव स्टडी काम ही नहीं करती। देखो आप खुद सोचो बेटा, सीए में यूएसए वाले आईएमए बहुत ही स्मार्ट है बेटा। उसने सीक्रेट रखा अपना ब्लूप्रिंट, उसने अपना मार्किंग स्कीम स्ट्रैटेजी उसने सीक्रेट रखी। आप लोगों को पता है बेटा, आपसे मैं चलो एक चीज पूछता हूं, बताना एक एमसीक्यू कितने मार्क्स का है, आप बता ही नहीं पाओगे बेटा। उसका स्केल स्कोर चलता है। आपको क्या लगता है वो जो आपके 360 आते हैं, 400 आते हैं, आप उसमें एक्चुअली इतना स्कोर कर रहे हो? नहीं बेटा, एक्चुअली स्कोर कुछ और होता है, उसको फिर वो एक स्केल स्कोर में देखते हैं। इकोनॉमिक्स लगा रखी है बेटा, तब जाके वो अपना स्कोर बनाते हैं। तो उन्होंने उसको अपना सीक्रेट रखा ताकि बच्चे सिलेक्टिव स्टडी ना कर पाए, है ना। क्योंकि अगर आप सोचो सेक्शन ए छोड़ के चले जाओगे, बाकी सेक्शन करके जा रहे हो, तो बेटा आप लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि हो सकता है आप फेल हो जाओ। हो सकता है उन्होंने उसकी कितनी सेक्शन ए की कितनी वेटेज रखी है मार्क्स की, कोई कहता है इक्वल है, कोई कहता है इक्वल, हमें तो नहीं पता। आईएमए वालों ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी इस बारे में, ठीक है। बस इतना बता रखा है कि भैया 50% प्लस आपको लेके आना, तब आपकी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, एक चीज इन्होंने और चीज कर रखी है कि आप लोगों को बेटा जो 100 क्वेश्चन आते हैं वो 100 के 100 ग्रेडेड नहीं होते, उसमें से 10 ही, सॉरी 90 ही ग्रेड होते हैं, 10 तो अनग्रेडेड होते हैं। फ्यूचर पर्पसेस के लिए उन्होंने रखे हैं उसको, है ना। मतलब वो बना रखा है उन्होंने, उसको सैंपल की तरह बना रखा है। अपनी टेस्टिंग, अपनी एग्जामिनेशन जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है इंटरव्यू, उसको टेस्ट करने के लिए कि कैसा है। अब मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। आपने देखा होगा कभी आप पेपर देते बेटा, आपने क्वेश्चन करा, सोचो क्वेश्चन थर्ड में क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, वो आप देखेंगे 97 आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सेम सेम है बिल्कुल। आपने देखा थर्ड क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करा, आपने बाद में जब 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, आपने देखा ये तो बिल्कुल सेम है। तो आपने कहा ये तो अच्छा रिपीट हो गया, फुल मार्क्स मिलेंगे, दो दो नंबर, आपको तो मजे आ गए बेटा। लेकिन आपको गलत फहमी है, वो एक्चुअली एक अनग्रेडेड क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये नहीं पता उन दोनों में से कौन सा अनग्रेडेड है, तो बेटा आपको दोनों ही राइट करने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं शुरू के 10 हैं, बेटा ऐसा नहीं होता, हो सकता है 56 क्वेश्चन भी अनग्रेडेड हो। आपको कुछ नहीं पता, उसने कुछ बताया नहीं, तो आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे। अब चाहे उसमें से एक रिपीट भी हो रहा है, तब भी आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो जो रिपीट हो रहा हो वो ग्रेडेड हो, और जो आपने पहले कर लिया वो अनग्रेडेड हो, तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। इसलिए सीएमए यूएसए में सिलेक्शन स्टडी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ तो ये भी कहते हैं आपको हर सेक्शन में 50% पास होना पड़ेगा। बेटा ये भी सिर्फ एक मिथ है, बच्चों की धारणा है, ऐसा आईएमए ने बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं करा, ठीक है। तो आपको बेटा पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। चलो यार, आप ये पेपर पास करने के लिए कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं क्यों कर रहे हो। आपको बेटा ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, आपने अपने ग्रेजुएशन निकाल ली, स्कूल से निकाल ली, वो ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ कंपनी में काम करना है। अगर आपके पास बेटा नॉलेज ही सिलेक्टिव है, तो बेटा आप लोग काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप इंटरव्यू लोगे ना, वो आपके सामने एक एनपीवी का क्वेश्चन रख देंगे, है ना, बोलेंगे हमको डिसीजन लेना, आप बताओ। अब वो आप पेपर में छोड़ के गए थे, तो बेटा ये चीज ऐसे चल ही नहीं सकता, है ना, चल ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं पाओगे। तो पूरा करना ही पड़ेगा। क्या होगा, आप अटेम्प्ट डेफर कर दो अपना, है ना, तसल्ली से कर लो, अच्छी तरह पढ़ लो, अटेम्प्ट थोड़ा आगे कर लो, लेकिन चीज को अच्छी तरह पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है, हर अटेम्प्ट की यहाँ फीस है सीएमए यूएसए में, और वो भी आपको पता अपने इंडियन रुपीस में तो है नहीं, वो तो वैसे भी डॉलर में चार्ज कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छी तरह ही अपनी पूरी स्टडी करिए, और सैम फाइनेंशियल क्लासेस में तो बेटा आपको इन डिटेल लॉजिक से तो चीजें मिल ही रही हैं, ठीक है। तो अपना पूरा आराम से करिए। सेक्शन ए से बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऑफिशियली अपनी क्लास। अब इसमें ज्यादा समझाने का नहीं है बेटा, जितना पार्ट वन में मैंने ओवरव्यू दिया, इसमें हम सीधा अपने कंसेप्ट से रोल करते हैं। सेक्शन ए का पहला कंसेप्ट बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, ओहो, थिकनेस हम कम रख लेते हैं, ठीक है। बेटा कंसेप्ट का नाम है, ज्यादा ही कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लेटेस्ट अभी ऐड हुआ है हमारे सीएमए यूएसए में। वैसे बेटा ये कुछ ऐड वेड हुआ नहीं था, ये पहले भी था, बस इन्होंने इसका नाम बदल के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल दिया। ठीक है, कोई डाल दिया तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आज हमारा ऑफिशियली पहला लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्पस बताऊंगा क्यों पढ़ना पड़ रहा है कंपैरेटिव, नाम से समझ जाओ बेटा कंपेयर। तो हम कोई चीज कंपेयर करेंगे, अच्छा क्या कंपेयर करेंगे वो भी आगे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करेंगे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करेंगे, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी और किससे? बेटा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप खुद से भी कंपेयर करोगे और दूसरे से भी कंपेयर करोगे। आज मैं आपको बताऊंगा इंटर फर्म कंपैरिजन और एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी बेटा। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हमारा पहला टॉपिक है। इसमें से बेटा दो पार्ट्स है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक है बेटा कॉमन साइज है बेटा इसका पहला नाम, और एक है बेटा कॉमन बेस, इसका दूसरा। बेटा ये दो टाइप की होती हैं बेटा। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अलग ही सेट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अलग ही टाइप होता है, या मैनेजमेंट, ये एक आपका काम ही नहीं, सीएफए का भी बेटा, एक सीएफए भी फाइनेंशियल रेशियोज में बहुत ही सक्षम होता है, वो फाइनेंशियल रेशियोज निकालता है क्योंकि उसका काम ही एनालिसिस होता है। बेटा अगर आपको एनालिटिकल फील्ड में जाना है तो आपको रेशियोज बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। देखिए सीएमए यूएसए में जो रेशियोज आप पढ़ रहे हैं ना, वो सारी नहीं पढ़ रहे। मैं आपको पहले एक बात बता दूं क्लियरली बेटा, रियल लाइफ में एक्चुअली और भी बहुत सारी रेशियोज है बेटा, और ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में, अगर आप सीपीए लेवल और एसीसीए लेवल की अगर मैं बात करूं या सीएफए लेवल की भी, तो ये चैप्टर बेटा जो सेक्शन ए आप पढ़ रहे हो ना, आप बस बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी रेशियोज और ज्यादा पढ़ते हैं, वो आपके कंसेप्ट में नहीं, आपके पेपर में नहीं है, सीएमए यूएसए के एलएमएस के स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यार आपका काम एनालिसिस ज्यादा इतना डीप में करना नहीं है, वो एक सीएफए का काम है। ठीक है, तो उसको पढ़ना है। एक और भी एनालिसिस की और फील्ड होती है, जैसे एबिट ईपीएस एनालिसिस होता है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन सेक्शन ए में वो यूज होता है। ठीक है, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा दो टाइप की कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। मतलब हम अगर जब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं बेटा, एक तो हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो अलग है, एक हम बनाते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वो दो टाइप की होती हैं, मतलब दो फाइनेंशियल, अगर आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो आपको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। एक तो है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और एक होता है कॉमन बेस स्टेटमेंट्स। इसे कॉमन बेस स्टेटमेंट्स बोलते हैं। एक होता है कॉमन साइज, एक हो गया कॉमन बेस। ठीक है, अच्छा इनके अलग अलग नाम भी हैं, इनके अलग अलग नाम है बेटा। कॉमन साइज का जो नाम है उसको वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं उसको, वर्टिकल स्टेटमेंट। ठीक है, इसको वर्टिकल स्टेटमेंट्स के नाम से बोलते हैं, या स्टेटमेंट हटा दो। और इसको कॉमन बेस को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। कॉमन साइज का जो दूसरा नाम है वो है वर्टिकल, और जो कॉमन बेस का दूसरा नाम है वो है हॉरिजॉन्टल। चलिए ठीक है, हो गया सर, समझ में आ गया। अच्छा इसका एक और नाम है बेटा, बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सीएमए एग्जामिनर है ना, वो इतना स्मार्ट है, वो आपको कुछ ना कुछ उल्टी सीधी वोकैबुलरी से लिख लिख के, उल्टे सीधे वर्ड्स लिख के आपको कंफ्यूज करने की फुल कोशिश करेगा। अब उसको पता आप रट के आए हो कॉमन साइज, उसको पता आप रट के आए हो वर्टिकल, वो एक और नाम लिख देगा, उसको पता है इसके लिए तो ये रेडी नहीं था ना, बेटा वो नाम डाल देगा, और आधे बच्चे तो वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या। बेटा उसका नाम है इंटरफर्म कंपैरिजन। इंटरफॉर्म वर्टिकल बना, अगर आपको किसी इंटरफॉर्म बताऊंगा बेटा, इंटरफॉर्म इंट्राफॉर्म और हॉरिजॉन्टल को इंटरफॉर्म। बेटा अभी लॉजिक समझाने शुरू ही नहीं किया, मैं सब लिख रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हो सर ने समझा दी, बेटा टेंशन मतलब, ये सारा एक एक करके समझाऊंगा पूरा, पहले ये पढ़ाऊंगा फिर ये कॉमन बेस पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस अभी नाम बता रहा हूं बेटा, अभी नाम से इंट्रोडक्शन तो करा दूं, इनसे मिलवा तो दूं मैं आपको, है ना। इंटरफॉर्म, इसका नाम इंटरफॉर्म है बेटा। अभी इंटरफॉर्म इंट्राफॉर्म पता नहीं क्या क्या, हाँ हाँ देखेंगे बेटा, स्कूल में आपने सुना होगा इंटरफॉर्म, है ना, इंटरफॉर्म कंपटीशन, इंट्राफॉर्म कंपटीशन, बेटा ये वही होता है। इंट्रा के बीच में क्या डिफरेंस है मैं अब आपको बता देता हूं। इंटर मतलब बेटा आप किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, जैसे बेटा आपका स्कूल किसी और स्कूल से अगर अपने आप को स्पोर्ट्स में सोचो कॉम्पीट कर रहा है, तो उसको इंटर बोला जाता है ना, इंटर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। मतलब आपका स्कूल किसी और
दूसरे स्कूल से कंपीट कर रहा है, इसको इंटर बोला जाता है। मतलब जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो उसको इंटर बोला जाता है। लेकिन बेटा वही जब आप अपने आप को ही अपनी ही परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो उसको इंट्रा बोला जाता है। मतलब आपका स्कूल अपने में ही अंदर एक स्पोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब दूसरे स्कूल से कंपीट नहीं कर रहा है, अपने अंदर ही अंदर विद इन कंपटीशन चला रहा है बेटा, तो उसको इंट्रा बोला जाता है। ठीक है, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरिजन है बेटा। जब आप लॉजिक से सुनो मेरी, जब आप बेटा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हो ना, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हो और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटा आप किसी और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर लेते हो बेटा, उसको वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटर, मतलब किसी और से कर रहे हो ना, इंटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, कंपैरिजन बोला जाता है। लेकिन वही बेटा जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले सालों से, मतलब इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हो, क्यों करते हैं बेटा? पिछले साल की परफॉर्मेंस से इवैल्यूएट करते हैं, यार पिछले साल तो इतना प्रॉफिट था, इस साल इतना हो गया, तो बेटा उसको इंट्रा बोला जाता है। इंट्रा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप अपने आप को अपने से ही कंपेयर कर रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हो, अंदर ही अंदर चल रहा है कंपैरिजन, तो बेटा इंट्रा फॉर्म बोला जाएगा। लेकिन जब अपने आप को आप किसी और से कंपेयर करने लग जाते हो तो यहां पे इंटर बोला जाएगा, और उस इंटर का ही दूसरा नाम क्या है? वर्टिकल है। वर्टिकल का एक और नाम है कॉमन साइज। अभी कॉमन साइज का लॉजिक क्या है, कैसे रखा गया बेटा, सारा बताऊंगा लॉजिक, कभी टेंशन नहीं लेनी, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी बच्चे, कभी कॉमन साइज, कॉमन बेस, कंपैरेटिव, क्या क्या है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अच्छा, इंट्रा का दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम क्या है? कॉमन बेस। सब समझाऊंगा इसका नाम कॉमन बेस क्यों रखा गया, उसका नाम कॉमन साइज क्यों है। चलिए देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक एक कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है एबीसी। एक कंपनी है बेटा एबीसी कंपनी, और एक कंपनी है XYZ कंपनी। दोनों के बीच में कंपैरिजन बता रहे हैं बेटा। ये सेल्स है इसकी, एबीसी कंपनी, ध्यान से सुनना बेटा, एबीसी कंपनी की सेल्स है, ध्यान से, एबीसी कंपनी की सेल बेटा $10 लाख है। एबीसी कंपनी की जो सेल्स है वो $10 लाख है। और ये जो सेल्स इसने पूरे साल की पूरी सेल्स है, एनुअल फिगर्स है, मतलब इसने पूरे साल $10 लाख की सेल कर ली, और पूरे साल जो उसने प्रॉफिट करा बेटा, नेट प्रॉफिट अज्यूम कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट हम मान के चल लेते हैं 5 लाख। 5 लाख का इसका नेट प्रॉफिट है। चलिए ये खानी होगी एबीसी की। आइए हम अब XYZ की भी बात कर लेते हैं। सेम सेल्स लेते हैं XYZ की, XYZ की बेटा सेल्स ले लेते हैं, तो ये हो जाता है, इसकी ले लेते हैं हम बेटा 2 लाख, मान लेते हैं 2 लाख। ठीक है, या थोड़ा 2 लाख से ज्यादा लेते हैं, 5 लाख लेते हैं। ठीक है, 5 लाख लेते हैं, और उसका जो प्रॉफिट हम मान के चल रहे थे बेटा वो 3 लाख मानते हैं, 3 लाख मान के चल लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसकी नेट प्रॉफिट रेशियो, अभी कुछ नहीं देखनी नेट प्रॉफिट रेशियो, अभी सब क्या, अभी बस आप मुझे ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दिए, प्राइमा फेशिया, मतलब ऊपर ऊपर से देख के बस ये बता दो, ऊपर ऊपर से बस देख के ये बता दो, आपके सामने मैंने इंफॉर्मेशन रखी है, दोनों में से सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करता है? सर अच्छा परफॉर्म तो देखो सर, एबीसी अगर कंपनी ध्यान से देखे तो सर एबीसी कंपनी तो 10 लाख कमा रही है पूरे साल का सर रेवेन्यू में, और सर XYZ रेवेन्यू के नाम पे 5 लाख कमा रही है, तो सर बढ़िया तो एबीसी कंपनी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज अज्यूम करने को ये बोल देता हूं कि ये दोनों की दोनों सेम फर्म है, मान लेते हैं ये भी स्वीट्स कंपनी है बेटा, सोचो मिठाइयां बनाती है, मिठाई है ना, मिठाई, ये दोनों की दोनों बेटा स्वीट्स कंपनी है, दोनों की दोनों मिठाई में डील कर रही है। ठीक है, अब आपको मैं ये बात बता रहा हूं, इन दोनों में से बेस्ट कौन सी कंपनी है? देखो बेटा देख के बताओ मुझे, देव ऊपर ऊपर से देख के। सर देखो, अगर ऊपर ऊपर से देख के बात करें तो सर देखो, एबीसी कंपनी ऑब्वियसली सर सेल्स कर रही है पूरे साल 10 लाख की, सर मोटा पैसा कमा के ला रही है 10 लाख। XYZ सर बस 5 लाख की कर रही है सेल्स, सर वो 10 लाख की मिठाई बेच रहा है, ये 5 लाख की मिठाई बेच रहा है, तो सर बट ऑब्वियस एबीसी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि वो ज्यादा सेल्स ला पा रही है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट की बेसिस में अगर हम बात करें तो ठीक है सर, नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट आप देखो ध्यान से सर, एबीसी कंपनी $5 लाख का नेट प्रॉफिट कमा रही है। मैंने कहा ठीक है, वही सर अगर हम XYZ की बात करें तो सर सिर्फ 3 लाख का नेट प्रॉफिट कमा रही है। मतलब अगर हम एबीसी कंपनी की बात करें तो वो 5 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है आराम से, लेकिन सर XYZ तो सिर्फ 3 लाख का नेट प्रॉफिट कमा रहा है, तो सर
हम यही कंक्लूड कर रहे हैं, सेल्स के बेसिस में भी देख लें, प्रॉफिट के बेसिस में भी देख लें, ठीक है सर, विनर हो गया एबीसी कंपनी और लूजर हो गया XYZ। बेटा ये आप लोगों ने ऊपर ऊपर से मुझको जज करके बता दिया, लेकिन अब आपको मैं बात बोलूं, आपको अब बताओ, ये है एक लेमैन ओवरव्यू, ये जो आपने अपना दिया ना बेटा, ये एक लेमैन ओवरव्यू है। मतलब एक इंसान जिसके पास एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो नहीं है ज्ञान, बेटा वो ऐसे ही बात करेगा, मतलब वो यही बोलेगा फिगर्स देख के, मतलब वो फिगर को देख के अट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ इसने मोटा पैसा कमाया है, क्योंकि बेटा हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है, मोटा पैसा देखते हम सोचते हैं यही बेस्ट होगा, अरे यार ये 10 लाख लेके आया है, 5 लाख का भी प्रॉफिट है, वो बस 5 लाख और 3 लाख बेकार है। लेकिन बेटा अब आपको एक बात बताऊं, ये जो एबीसी कंपनी है ना, ये जो एबीसी कंपनी है, बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये जो एबीसी कंपनी है बेटा, ये 10 लाख पे पूरे साल इसने 10 लाख की सेल करी, मानते हो? हाँ सर मानते बेटा, इसने पूरे साल 10 लाख की सेल करी, हाँ जी सर। बेटा पूरे साल 10 लाख की सेल करके ये 5 लाख का प्रॉफिट कमाता है, तो मतलब मोटा मोटा कितने परसेंट कमा लिया इसने? 50% सेल का। बेटा बचपन से नेट प्रॉफिट रेशियो 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पता ही है, बीकॉम में भी पढ़ लिया आपने, पता ही है आप लोगों को, ये तो सिंपल है। अरे ये तो चलो बेटा, ये तो अपने एक दुकान वाला भी करता है कि भाई पूरे साल 10 लाख की सेल कर दी, वो 10 लाख के माल बेचने पे, मतलब 10 लाख के रेवेन्यू पे मैंने 5 लाख का अपना नेट प्रॉफिट कमा लिया, तो मतलब 50% मैंने कमा लिया। लेकिन अब थोड़ा इस पे भी आ जाओ बेटा, इसने कितनी सेल्स करी? सर इसने तो 5 लाख करी है सर। अच्छा 5 लाख पे प्रॉफिट कितना कमा लिया, मतलब पूरे साल 5 लाख के रेवेन्यू पे कितना प्रॉफिट कमा के आ गया? 3 लाख लिया इसने तो। अच्छा परसेंटेज में कन्वर्ट करो जरा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 60% आ गया। अब बताओ जरा, अब बताओ बेटा, अब बड़े ध्यान से देखो, अब बताओ दोनों में से बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, दोनों में से किसका नेट प्रॉफिट रेशियो किसका ज्यादा है? बता दो बेटा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो तो XYZ का ज्यादा आ गया। परफॉर्म, अब सोचो इसको अगर हम साइड में रखें, इसको बेटा अगर मैं पूरा साइड में रख देता हूं, ये जो हमने नेट प्रॉफिट रेशियो की अभी कहानी निकाली है, इसको अगर हम साइड में रखें, ये जो हम इसको साइड में रखें बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, अभी प्राइमा फेशिया देख के आपको कौन सा अच्छा लग रहा था? सर ये तो एबीसी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे अगर आप एक बात बताइए, नेट प्रॉफिट जब रेशियो निकाला तो उसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? सर 60% है, लेकिन सर 60% ठीक है, लेकिन सर पैसा तो वही लेके आ रहा है ना ज्यादा। बेटा आप एक चीज देखो ध्यान से, बेटा वो 10 लाख पे सिर्फ 50 पर, बेटा अभी अमाउंट छोड़ो, वो अपने सेल्स पे सिर्फ 50% लेके आ रहा है। बेटा वो बंदा अपनी सेल्स का 60% कन्वर्ट कर रहा है प्रॉफिट में। वो जो एबीसी है बेटा, वो अपनी सेल्स का 50% ही प्रॉफिट में कमा पा रहा है, और जो XYZ है बेटा, वो ज्यादा एफिशिएंट है, वो अपनी सेल्स का 60% कमा पा रहा है। बेटा हो सकता है उस बेचारे का थोड़ा साइज छोटा हो, लेकिन बेटा अगर यही रेशियो वो मेंटेन करके चले, यही रेशियो अगर वो मेंटेन करके चले बेटा, सोचो XYZ अगर यही रेशियो मेंटेन करके चले, और बेटा एबीसी के बराबर सेल्स कर ले, एबीसी के बराबर सेल्स कर ले, एबीसी की सेल्स कितनी है? 10 लाख। तो बेटा और यही रेशियो मेंटेन करके चले, मुझे बता दो भी कितना प्रॉफिट कमा लेगा? बेटा 6 लाख का प्रॉफिट कमा लेगा। और बेटा वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है सिर्फ 10 लाख पे? 5 लाख। बेटा ये कितना कमा लेगा 10 लाख पे? 6 लाख। तो बेटा ये ज्यादा अच्छी फॉर्म है, मतलब ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बेटा ये एक आपको मैंने एक नेक्स्ट लेवल इनसाइट दिया। अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं था, अगर आप ऐसे जज कर रहे थे प्राइमा फेशिया देख के, बस फिगर को देख के, फिगर को बेटा हम फिगर ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, मतलब ये डॉलर, इसको डॉलर अमाउंट बोलते हैं, डॉलर अमाउंट को बेटा हम एब्सोल्यूट फिगर्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट फिगर्स मतलब डॉलर अमाउंट। बेटा आप अगर इसी के बेसिस पे डिसीजन ले रहे थे ना अब तक, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इसी के लिए ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट इस दुनिया में आया, क्योंकि बेटा एनालिसिस जो पहले के लोग करते थे ना, वो गलत एनालिसिस कर लेते थे, वो फिगर देख के इन्फ्लुएंस में हो जाते थे। वो सोचते थे यार हमने इस कंपनी का प्रॉफिट देखा है, 5 लाख का मोटा प्रॉफिट कमा रहा है, 10 लाख की सेल कर रहा है, ये तब भी लॉस में जा रहा है, मतलब उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता था बेटा, उनको तब भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलता था। वो कह रहा कहां गलती हो रही है यार, 10 लाख की सेल कर रहा हूं, मतलब कंपनी 10 लाख की सेल कर रही है, हम एज एन इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, फिर भी अच्छा रिटर्न नहीं आ पा रहा। वो छोटी सी कंपनी है, वो इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही, इसके कंपैरिजन में देखो
सिर्फ बेचारी कितना कमा रही, 3 लाख, लेकिन रिटर्न वहां पे ज्यादा अच्छा आ रहा है। समझ नहीं आ रहा था बेटा पहले के लोगों को, फिर जाके थोड़ा भेजा यूज करा, तब पता चला अच्छा बेटा हम गलत तरीके से जज कर रहे थे। हम बेटा एब्सोल्यूट फिगर के चक्कर में आ रहे थे, एब्सोल्यूट मतलब डॉलर अमाउंट देख के, अमाउंट पैसे को देख के चक्कर में आ रहे थे बेटा, उसको बेस में डिसीजन ले रहे थे। तब जाके एक कंसेप्ट आया बेटा, रिलेटिव फिगर्स। रिलेटिव फिगर्स, जिसका दूसरा नाम बेटा परसेंटेज होता है, परसेंटेज होता है बेटा। तो बेटा इसके बेसिस पे कभी भी गलती से भी डिसीजन मत ले लेना, हमेशा इसके बेसिस पर, कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटा एक रूल है, ये रूल है बेटा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो कभी भी एब्सोल्यूट फिगर्स को कंसीडर नहीं करता। ये हमेशा आंसर आपका, चाहे बेटा वर्टिकल लो, हॉरिजॉन्टल लो, इंटर इंटर दुनिया भर का, बेटा सारे आंसर परसेंटेज में निकलेंगे, सारे के सारे आंसर बेटा कंपैरिजन है ही परसेंटेज में। बेटा कंपैरिजन कभी भी एब्सोल्यूट फिगर देख के नहीं हो सकता बेटा, कर ही नहीं सकते। अगर देखो ना, अब मैं आपको बात बताता हूं, अब जैसे इसी को कर लो बेटा, एबीसी कंपनी और XYZ को छोड़ो, कोई परसेंटेज नहीं पड़ा आपने अब तक, कर लो कंपैरिजन कर लो, XYZ और एबीसी का कंपैरिजन कर लो बेटा, कर सकते हो, मुझे बताओ कर सकते हो बेटा? ऑब्वियसली कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे विनर ऑब्वियसली एबीसी आएगा बेटा। अगर आप फिगर देख के ही कंपेयर कर रहे हो फिर तो बेटा कोई बात ही नहीं है, फिर तो एबीसी कंपनी है। लेकिन बेटा ये कंपैरिजन फिर अच्छा कंपैरिजन नहीं हुआ ना, ऐसे आपने कैसे कंपेयर कर दिया, उस वो कितना 10 लाख सेल्स कर रहा है, ये तो बेचारा से 5 लाख की सेल कर रहा है, कैसे कंपैरिजन करे? तो बेटा कॉमन चीज पकड़नी पड़ेगी, मतलब इसके लिए कॉमन चीज पकड़नी पड़ेगी, इन दोनों का साइज कॉमन करना पड़ेगा, और दोनों का साइज कैसे कॉमन करेंगे? रिलेटिव फिगर्स में लाके, परसेंटेज में लाके। तो बेटा कर दिया ना कॉमन, कैसे करा? नेट प्रॉफिट रेशियो को ले लिया बेटा, मतलब एक कॉमन साइज पकड़ना पड़ेगा, एक कॉमन एंगल पकड़ना पड़ेगा, जिसके बेसिस में हम सारी चीजें कंपेयर करेंगे, मतलब सेल्स को हम बेटा अपना कॉमन रखेंगे। मतलब अभी मैं आपको सिखाऊंगा बेटा कैसे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा कि कैसे उसको आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कंपेयर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। समझ में आया अब आपको? इतना लॉजिक मैंने आपको बताया बेटा, एब्सोल्यूट फिगर्स के चक्कर में मत आ जाना, गलती से भी एब्सोल्यूट फिगर के चक्कर में मत आ जाना, हमेशा रिलेटिव फिगर, डॉलर अमाउंट, सॉरी रिलेटिव फिगर, परसेंटेज के उस पर बेसिस में आप डिसीजन लेते हो, कभी भी इसके बेसिस पे आप डिसीजन नहीं लेते। एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, सोचो आपके बेटा 10 में से 7 आए हैं पेपर में, आपके सोचो 10 में से 7 आए, और बेटा एक बच्चे के 500 में से 470 आए पेपर में, आपके सोचो 400 में से नहीं, 400 में से 70 तो नहीं, 300 आए, सोचो 300 आए, तो बेटा वो आप पे हंसेगा, वो आप पे बता दे मेरे 300 नंबर आए, 300 तेरे तो 7 आए हैं बेटा। ये आप मुझे बात बताओ, ये कंपैरिजन हो सकता है? अब आप बताओ, यहाँ पे रिलेटिव फिगर, सॉरी यहाँ पे एब्सोल्यूट फिगर्स की बात कर दी मैंने, देखो सिर्फ एक अमाउंट, देखो 7 रख दिया, 300 रख दिया, एब्सोल्यूट फिगर रख दिया ना मैंने, नंबर रख दिया ना मैंने यहाँ पे। अब आप मुझे बात बताओ, यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो? ये कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? अरे बेटा तू बेस तो देख, अरे तू बेस तो देख भाई, 10 में से मेरे 7 आए हैं, तेरे 500 में से 300 आए हैं, मेरे 10 में से 7 आए हैं, तेरे 500 में से 300 आए हैं, तो बेटा कंपैरिजन कैसे कंपेयर करें, कैसे अच्छा है? लेकिन अब ये भी बेटा, ये भी तो देखना जरूरी है ना कि इन दोनों में से अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है, कैसे देखेंगे? रिलेटिव फिगर्स में कन्वर्ट कर दो, कैसे? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो बेटा, निकालो बेटा, ये हो गया 70%, ये हो गया 60%। अब बताओ दोनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये देख लो बेटा। डिसीजन आपका काम है, सीएमए यूएसए का डिसीजन लेना, डिसीजन लेना ही, डिसीजन लेने को इजी बना देना, डिसीजन लेने को बेटा इजी बना देना, यही सीएमए यूएसए की पढ़ाई है बेटा। पूरी दुनिया में कितना कॉम्प्लेक्स था, देखो बेचारे पहले लोग बड़ा कंफ्यूज थे यार, ये 7 आउट ऑफ 10, 300 आउट ऑफ 500, 500 आउट ऑफ 300, बेटा ये तो बड़ा कंपैरिजन मुश्किल है, 7 वो 7 ला रहा है, 300 ला रहा है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो बेटा उन्होंने देखा यार कंपैरिजन हो सकता है, बेस रिलेटिव फिगर, मतलब एक बेस देखो ना, ये बेस क्या है बेटा? बेस है 10, ये 10 में से है, इसका बेस क्या है? ये 500 का बेस है, तो बेटा एक इन दोनों के बेस को कॉमन बनाना पड़ेगा, इन दोनों के बेस को कॉमन बनाना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट करके आएगा बेटा। ये रहा, देखो ये कॉमन बन गया, ये भी परसेंटेज में बन गया बेटा, ये भी परसेंटेज में बन गया। अब बेटा कॉमन कॉमन बन गया, अब हो जाएगा कंपैरिजन बेटा। क्या है, जैसे जैसे बेटा अब ये एक जेब्रा है, एक हॉर्स है बेटा, ये दोनों अनकंपेरेबल है, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? इन दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा बेटा। घोड़े घोड़े को ही कंपेयर करोगे, जेब्रा और घोड़े को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी कंपैरिजन ऐसे नहीं हो सकता बेटा, 7 आउट ऑफ 10, 300 आउट ऑफ 500, ये नहीं हो सकता, 500 आउट ऑफ 300, सॉरी
इनको कंपैरिजन, इनके बेस को, इनका जो बेस है ना ये 10 और ये 500, इसको कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन साइज, अब आप समझे कॉमन साइज, कॉमन साइजिंग का एक साइज का जो, वैसे तो ये अभी मैंने आपको फाइनेंशियल, ये जो वैसे मैंने आपको कॉमन बेस का एग्जांपल बताया, कॉमन साइज का मैंने आपको इस फर्म का बताया बेटा, एबीसी कंपनी, और ये इसका साइज देखो बेटा, एबीसी का तो साइज बहुत बड़ा लग रहा है सर, सेल्स कर रहा है 10 लाख की, उस बेचारे का साइज छोटा लग रहा है, बेचारे से 5 लाख की सेल कर रहा है, तो बेटा ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, फिर से लाइकनेस नहीं है ना, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो कैसे इक्वल करे, इन दोनों को कैसे लाइकनेस में लाए, इक्वालिटी कराएं, बेटा वही है, इन दोनों के जो बेस है, क्या बेस है इनका, साइज का जो बेस है, इक्वल कर दो। कैसे करेंगे, परसेंटेज फिगर में बेटा आपको मैंने देखो दिखा दिया कैसे करोगे आप, ये देखो, ये 5 लाख है, 10 लाख की सेल कर रहा है, 5 लाख कमा रहा है, तो 50%, देखो ये भी परसेंटेज हो गया, ये भी परसेंटेज हो गया, तो देखो परसेंटेज परसेंटेज कॉमन हो गया। अब आप कंपेयर कर सकते हो, अब बताओ इन दोनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली बेटा XYZ कर रहा है, बेटा ये अपनी सेल्स का 60% प्रॉफिट में ला रहा है, ये सिर्फ अपनी सेल्स का 50% प्रॉफिट में ला रहा है। तो ये है बेटा सीएमए यूएसए की पढ़ाई, ये आपको डिसीजन लेने में मदद कर देगी। पहले आपको डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, आप कह रहे थे, आप पहले गलत डिसीजन ले रहे थे, आप पहले एबीसी को ठीक बोल रहे थे, लेकिन जब आपने ये वाला ज्ञान लिया कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अब आपने बोला अच्छा, आपका देखो आपने एंगल ही अलग कर दिया, आपने बेटा डिसीजंस लेना अच्छा स्टार्ट कर दिए, आपकी इनकम अच्छी होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप एज एन इन्वेस्टर अच्छी तरह करेक्ट डिसीजन लेने लग गए हो। तो बेटा यही मुझे आपको पढ़ानी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बेटा बताता हूं कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी तो बेटा वैसे मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कैसे बनते हैं, वो भी सब अगली क्लास में होगा। आज मैं आपको बेस पढ़ाऊंगा इन दोनों का। अभी कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ा लिया, अब ये हो गया इंटरफर्म, है ना, ये बेटा हो गया इंटरफर्म। अरे एबीसी अलग कंपनी है, XYZ अलग कंपनी है, जब ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब दोनों कंपनी अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहे हैं ना, देखो वो अपनी सेल्स को इससे कंपेयर कर रहा है, नेट प्रॉफिट को इससे कंपेयर कर रहा है, तो बेटा यहां पे बनेगा वर्टिकल, ये एग्जांपल है वर्टिकल का, ये जो बेटा मैंने एग्जांपल लिया है ये वर्टिकल का एग्जांपल लिया। अब बेटा थोड़ी हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाते हैं हम, है ना, हॉरिजॉन्टल, बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में एक एग्जांपल मैं आपको जैसे लूं, हॉरिजॉन्टल का बेटा मैं आपको एक एग्जांपल ही चलो करा देता हूं, ठीक है। सोचिए, सोचिए आपकी सेल्स, मैं कुछ फिगर्स लिख रहा हूं सेल्स की, और जो आपका साल लिख रहा हूं 2024 है, ये 2025 है, ठीक है। सेल्स लिख दो बेटा मैंने 2 लाख की, 50,000 की, क्या हो रहा है सर, ये अभी मैं दिखा रहा हूं, नेट प्रॉफिट भी लिख देते हैं बेटा, लिख देते हैं, चलिए अगली क्लास में तो बेटा अच्छी तरह बना के सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। एक मैंने कम का ले लिया बेटा, एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि अगले साल देखो 2024 में बेटा आपकी सेल्स कितनी थी, 2 लाख की, अगले साल बेटा आपकी 2 लाख, आपकी 2,50,000 की होगी, मतलब 2.5 लाख की सेल हो गई, मतलब आपने 50,000 की सेल्स इस साल ज्यादा करी है, मानते हो। लेकिन एक एग्जांपल मैंने एक और ले लिया नेट प्रॉफिट का, उसमें क्या हुआ, आप पहले सेल्स, पहले प्रॉफिट कितना कमा रहे थे 2024 में, 1,80,000, लेकिन इस साल आपको प्रॉफिट बेटा हुआ, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ। तो बेटा ये एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का, मतलब सर, अरे देखो पिछले एग्जांपल में देख लो ना, पिछले एग्जांपल में देखो बेटा, पिछले एग्जांपल में आप अपने को दूसरे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे थे, XYZ को आप एबीसी के साथ कंपेयर कर रहे थे, लेकिन बेटा यहां पे आप अपने आप को ध्यान से देखो, यहां पे आप अपने को ही अपने से कंपेयर कर रहे हो, मतलब इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेटा आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो इसे कहते हैं इंट्रा, इसे ही कहते बेटा, इसे ही कहते हैं इंट्रा, ठीक है, मतलब आप अपने आप को अपने से ही कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अच्छा बेटा वर्टिकल एनालिसिस में बेटा आप एक कॉमन, मैंने आपको बोला ना कॉमन साइज का बेस होता है हमारा, कॉमन कॉमन रखोगे उसमें कौन सा होता है बेटा, वो सेल्स का बेस होता है बेटा। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बैलेंस शीट की भी बना सकते हो, इनकम स्टेटमेंट की भी बना सकते हो, वो बेटा मैं आपको वैसे अगली क्लास में बताऊंगा कौन सा कॉमन बेस लेना पड़ता है, अभी बस मोटा मोटा समझो बेटा, मोटा मोटा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपैरेटिव कॉमन साइज अगले क्लास में आपको मैं सिखाना बताऊंगा कैसे बनती है, अभी बस मैं ये दिखा रहा हूं हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वो क्या होता है वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में बेटा आप
अपने आप को पिछले साल से कंपेयर करते हो। ऑब्वियसली ना, आप अपने आप को कंपेयर करोगे, लेकिन कैसे? अपनी परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे। जैसे बेटा एक एथलीट होता है, एक एथलीट होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, वो क्या करता है बेटा? वो एक रिकॉर्ड बनाता है ना? फिर उसका एक टारगेट होता है, उस रिकॉर्ड को भी फिर वो तोड़े, है ना? जो उसने प्रीवियस रिकॉर्ड सेट कर लिया, उसका टारगेट होता है कि वो एक नया रिकॉर्ड बनाए। तो वो जो भी नई परफॉर्मेंस करता है, वो अपने पास रिकॉर्ड से उसको कंपेयर करता है कि हाँ मैंने सही करा या नहीं करा। जैसे आप बेटा अपना ये सीएमए यूएसए करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, आपका सोचो मॉक्स वगैरह करते हैं, आपके मॉक पहले मॉक में आए 60%, अब आपने एक नया मॉक करा उसमें आपके 70%। तो यही तो आप देखोगे ना, आपने अपनी परफॉर्मेंस पिछले मॉक से कैसे इंप्रूव करी। ऐसे ही बेटा कंपनी भी करती है, वो यही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले सालों से कंपेयर करती है कि भाई इस साल मैंने इतने का प्रॉफिट कमाया, पिछले साल लेकिन मैंने इससे इतना कमाया था। ऐसे बोलते हैं ना वो, यार इस साल मैंने इतने 1,60,000 का प्रॉफिट कमाया, पिछले साल तो लेकिन 1,80,000 का कमाया था, इस साल 20,000 कम हो गया। तो फिर इससे क्या होगा? लेकिन बेटा इसमें यही है, डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे, अरे वेरिएंसेस कैलकुलेट करोगे, अरे कहां गलती हो गई, पिछले साल ऐसा क्या हुआ कि जो हम इस साल नहीं कर पाए, कहां गलती हो गई, कहां गड़बड़ हो गई, कहां लॉसेस में चले गए, कहीं हमारा मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, कहीं टर्नओवर रेशियोज ऊपर नीचे हो गई, किधर गलती हुई। बेटा यही एक्चुअली मदद करता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी डिसीजंस लेने में। आपको समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूं हम ये बना क्यों रहे हैं कंसेप्ट, ये सब चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि हम पढ़े क्यों रहे हैं। बेटा आप लोगों को चीज समझ में आ भी रही है? हाँ जी सर समझ में आ रही है। बेटा इतना इन डिटेल कोई नहीं पढ़ाएगा। चलिए अब इसका एक कॉमन साइज बना दे। बेटा सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, आप अपने परफॉर्मेंस को पिछले साल के कंपैरिजन से कंपेयर करते हो। तो बेटा मुझे बताओ बेटा, कंपेयर करते हैं परसेंटेज चेंज। अभी बस बेटा चेंज पूछ रहा हूं, चेंज कितना है? चेंज कितना है? चेंज की स्पेलिंग बेटा थोड़ी गलती हो गई। चेंज कितना है? चेंज कितना है? और बेटा परसेंटेज चेंज कितना है? बेटा परसेंटेज चेंज को हम ऐसे भी लिखते हैं और चेंज को हम ऐसे लिखते हैं। बेटा अगर आप किसी मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, मतलब आपने अगर 12th क्लास तक भी मैथ्स पढ़ी है, 10th क्लास तक भी मैथ्स पढ़ी है, ठीक है, अगर 12th क्लास तक है तो बढ़िया है, कोई नहीं। लेकिन आप स्ट्रेस मत ले लेना कि मैथ्स यूज होती है, कोई नहीं, नॉन मैथ्स वाला भी करता है। तो बेटा आप आराम से, बेटा एक नॉन मैथ्स तो छोड़ो, नॉन कॉमर्स वाला भी सीएमए यूज कर सकता है, ऐसी कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा एक वर्ड है, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री में लेकिन इसका एक अलग ही मतलब हो जाता है। केमिस्ट्री में डेल्टा को बेटा हीट से हम संबोधित करते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डेल्टा का मतलब चेंज होता है, मतलब चेंज हो गया, कुछ हिल गया सिस्टम, मतलब पिछले बार से कुछ गड़बड़ हो गया, चेंज हो गया। चलो डेल्टा छोड़ो बेटा, ये तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म डाल दी। यहां पे मैंने लिखा चेंज और यहां लिखा परसेंटेज चेंज, मतलब है बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं चेंज, यहाँ पे डॉलर अमाउंट का चेंज लिखूंगा और उसी का परसेंटेज लिख दूंगा। बेटा मुझे बताओ यहाँ पे चेंज कितना? चेंज कितना बेटा बताओ? बेटा यहाँ पे चेंज देखो ना, 2024 में कितने की सेल्स कर रहे थे? बेटा 2024 की सेल्स बताओ, 2024 में आप कितनी की सेल्स कर रहे थे? सर 2024 में तो 2 लाख की सेल्स कर रहे थे। 2025 में कितनी सेल्स कर रहे हो? सर 2.5 लाख की। तो इस साल सेल्स बढ़ी या घट गई? सर बढ़ गई। कितने से? सर 50,000 से। तो लिखो 50,000। 50,000 से सेल्स बढ़ गई नहीं बढ़ गई? हाँ जी सर बढ़ गई। अभी परसेंटेज बाद में करेंगे, चलो कर ही लेते हैं। बेटा परसेंटेज बता दो बेटा, परसेंटेज सेल्स कैसे निकालेंगे? परसेंटेज सेल्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, परसेंटेज सेल्स कैसे निकालेंगे बेटा? परसेंटेज सेल्स मुझे बताओ बेटा। परसेंटेज सेल्स का लोग बताओ फॉर्मूला रट लेते हैं, परसेंटेज सेल्स का बेटा फॉर्मूला रट लेते हैं, पता क्या रटते हैं? न्यू न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। बेटा क्या है ये सब? क्या है बेटा? है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। बेटा ये सब क्यों रट रहे हो आप? है लॉजिक से बताओ ना, आप मुझे लॉजिक बताओ बेटा। आपने पहले सेल्स कितनी की करी थी? 2 लाख की। इस साल कितनी कर दी? 2.5 लाख की। मतलब कितनी ज्यादा कर दी? 50,000 ज्यादा कर दी। 50,000 ज्यादा कर दी, मतलब कितने परसेंट इंप्रूव आ गया आपका? आप यही तो लिखोगे सर भाई पहले 2 लाख की करी थी, मतलब 2 लाख की सेल्स थी, उसमें कितना भाई 2 लाख की सेल्स करी थी ना सबसे। बेटा कॉमन बेस पकड़ते, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे कॉमन बेस होता है। कॉमन बेस कोई नहीं हो सकता बेटा, वो आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारा 2024 हो गया, अब सोचो बेटा मैं यहाँ पे 2026 लिख देता हूँ, तो बेटा क्या 225 हो जाएगा कॉमन बेस? नहीं, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बेटा कॉमन बेस, मतलब आप एक कॉमन ईयर को पकड़ के चलते हो, उस कॉमन ईयर को अब बाकी सालों की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके चलोगे। मतलब 2024 को बेटा मैंने ऐसा कॉमन बेस पकड़ लिया, फिर उसको 2025 को ही, फिर उसको 2026 को उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करूंगा, ठीक है। अगली क्लास में बेटा क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। तो हमने कॉमन बेस 2024 पकड़ लिया, तो हम ये देखना चाहते हैं 2024 में जो मैंने सेल्स करी थी उसके रिस्पेक्ट में मेरी कितनी ज्यादा सेल्स हो गई है।
बेटा 2024 में कितने की सेल्स करी? 2 लाख की। इस बार कितनी ज्यादा कर दी? 50,000। तो बेटा कितनी ज्यादा हो गई फिर 2024 के कंपैरिजन में? 2024 के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा कर दी? ये तो हो गई 25% ज्यादा हो गई बेटा। 25% हो गई बेटा, 25%। कैसे निकाला बेटा? ये लो 2.5 लाख माइनस 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, ठीक है, इक्वल आ जाता बेटा 25%। समझे बेटा? कंसेप्ट समझे नहीं समझे ये वाला? बेटा हम क्या करते हैं, कॉमन ईयर पकड़ के चलते हैं। जैसे इस केस में हमने 2024 को ऐसा कॉमन ईयर अपना पकड़ के चला है, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, हम बाकी सालों की जो परफॉर्मेंस है वो एक कॉमन ईयर को पकड़ के चलते हैं, उससे कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे बेटा एक एथलीट होता है, या आप भी हो गए, अपने कॉमन एक परफॉर्मेंस को, जैसे आपने सीएमए यूएस का एग्जाम करा, आप उसको कॉमन ईयर को पकड़ के, एक कॉमन बेस को पकड़ के चलते हैं ना। यार मेरे इसमें सोचो 444, सोचो अगर आपका पास नहीं हुआ 330 ला, बेटा मेरा 330 आया था। अब आप 330 से अपना परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे ना, मेरा 340 आया, 350 आया, 410 आया, ऐसे देखोगे ना कितना 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 बढ़ता रहा 330 के कंपैरिजन में। तो बेटा कॉमन बेस पकड़ के चलोगे, जहां इस केस में हमने 2024 ले रखा है। तो हम ये देखते हैं कि 2024 के कंपैरिजन में मैंने कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो बेटा 2025 में मैंने 2.5 लाख कर दिया, मतलब 2024 की सेल्स के रिस्पेक्ट में मैंने उससे कितना ज्यादा अच्छी सेल्स कर ली। बेटा मैंने 25% ज्यादा सेल्स कर ली। किससे? 2024 से। बेटा 2024 में मैंने 2 लाख की सेल्स करी, अगर आप 25% ऐड करोगे आपकी 2.5 लाख की सेल्स आ जाएगी, है ना। मतलब मैंने 2024 से 25% ज्यादा सेल्स करी है। तो बेटा ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे प्लस है, क्योंकि बेटा ज्यादा करिए तो प्लस है। लेकिन अब दूसरा केस देखो बेटा, दूसरे केस में कुछ कहानी अलग है। दूसरी कहानी में बेटा यहां पे पहले चेंज लिख ले रहे हैं। कितने का चेंज हुआ बेटा? 1,80,000 का प्रॉफिट कमाया था, 2025 में कितने का हो गया? 1,60,000। अब बताओ बढ़ गया घट गया? घट गया सर। कितने से? 20,000। तो बेटा घटने को मैथ्स में हम माइनस से लगाते हैं। माइनस से लगाते हैं ना बेटा? हाँ जी सर माइनस में लगाते हैं। चलो ठीक है माइनस में लगाते हैं। तो -20,000 हो गया। हाँ जी सर -20,000 हो गया। अब बेटा इसका वो निकालते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज निकालते हैं। चलो ठीक है परसेंटेज निकालो। पहले कितना था सर? पहले था 1,60,000। अब कितना हो गया? ओ सॉरी, अभी कितने कमा रहे हो? 1,60,000। पहले कितना था? 1,80,000। बेटा आप इसको सॉल्व करके निकालो। 20,000 को अगर मैं करूं बेटा इसमें 90, थोड़ा पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर तो है, आपके पास बेटा कैलकुलेटर तो होना चाहिए। आंसर आ गया बेटा 11.11%। 11.11% बेटा हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक झोल है बेटा, इसमें एक झोल है। ये नेगेटिव में आया, या इसको मैं काम करता हूं ब्रैकेट्स में डाल देता हूं। बेटा ब्रैकेट्स अकाउंट्स में आपने देखा होगा, फाइनेंस की भाषा में ब्रैकेट को हम संबोधित करते हैं माइनस से, है ना। हम उसको मतलब जो हम उसको वो करते हैं, क्या कहते हैं, शो करते हैं हम उससे ब्रैकेट से शो करते हैं नेगेटिव को। यहां पे परसेंटेज आई है 11.11%, लेकिन इसका मतलब है 11.11% कम आपने परफॉर्म किया। आपने 11.11% कम परफॉर्म करा है। या मैं आपको अगर बेटा अगर आपको समझने ही है ज्यादा, मैं बताऊं ब्रैकेट्स भी करके भी दिखा सकता हूं। ब्रैकेट्स अगर आपको नहीं दिखाना, मैं अगर आपको दिखाऊं, देख लो 11.11%, लेकिन बेटा ये डाउनवर्ड है। इसका मतलब यहां पे ग्रोथ तो हुई है, यहां पे ग्रोथ तो हुई है बेटा, ग्रोथ हुई है, लेकिन डाउनवर्ड ग्रोथ हुई है। और यहां पे पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। समझ रहे बेटा? मतलब आपको मैं समझाने के लिए, समझाने पर्पस के लिए बेटा, ताकि आपको कलर इसलिए दिखा दे ताकि आपके माइंड में रेड देख के पता चले अच्छा ये नेगेटिव है। ठीक है, ये मुझे आपको समझाना था बेटा। इसका मतलब यहां पे आपने प्रॉफिट तो कमाया इस साल, इस साल प्रॉफिट कमाया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में 11.11%, 11.11% कम कमाया है। 11.11% बेटा आपने इस बार थोड़ा प्रॉफिट कम कमाया। ठीक है, 11.11% आपने इस बार प्रॉफिट कम कमाया। ऊपर की बात करें सेल्स की, सेल्स करी है, सेल्स करी है, लेकिन 25% ज्यादा करी है।
पिछले साल के कंपैरिजन मतलब 2024 के कंपैरिजन 25% ज्यादा इस साल सेल्स करी है 2025 में। और प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट करा है इस साल, लेकिन 2024 के कंपैरिजन में, बार बार बोल रहा हूं कंपैरिजन इन रिस्पेक्ट टू 2024, बोल रहा हूं ना, कॉमन बेस पकड़ के चल रहे हैं। मतलब 2024 के कंपैरिजन में 11.11% कम प्रॉफिट कमाया है इस साल 2025 में। बेटा ये था, अभी ये कंसेप्ट हुआ नहीं है, ये तो बस बेटा एक टेस्ट कराया आपको बस मैंने टेस्ट कराया बेटा, इन दोनों से मिलवाया, इनसे आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, मैंने आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मैंने आपको अभी बस एक स्टेटमेंट से बेटा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन साइज क्या मतलब, जो होती है कंपैरेटिव, दो टाइप की, कंपैरेटिव और अपनी सॉरी कॉमन साइज और कॉमन बेस, उससे हेल्प कराइए, आपकी मदद कराइए। अगली क्लास में तो बनाना सिखाऊंगा और अभी बताऊंगा, अभी इनके भी दो है बेटा, जो कॉमन साइज होती है, या आप बेटा बैलेंस शीट के भी बना सकते हो, उसकी भी बना सकते हो, इनकम स्टेटमेंट की। अच्छा वो बनती कैसे, उसमें कौन सा कॉमन पकड़ना पड़ता है बेटा, दोनों में इनकम स्टेटमेंट में सेल्स को कॉमन पकड़ना पड़ता है, और एसेट्स में, वर्टिकल की बात कर रहा हूं, एसेट्स को वहां पे एसेट्स को पकड़ना पड़ता है बैलेंस शीट में। बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा टेंशन मत करना, अगली क्लास में इन डिटेल समझाना, लॉजिक भी समझाऊंगा, ऐसा क्यों सेल्स को पकड़ते हैं वहां पे, क्यों एसेट्स को पकड़ते हैं। हॉरिजॉन्टल तो वैसा आपको समझ में आ गया बेटा, इसमें कॉमन ईयर को पकड़ना पड़ता है, वो भी एक एग्जांपल के साथ बढ़ाऊंगा, ठीक है। पिछले अगली क्लास में एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। इस क्लास में एक्चुअली आपको एक ओवरव्यू देना बहुत जरूरी था, समझाना जरूरी था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, इंटरफर्म कंपैरिजन समझाना जरूरी था। बाद में जब ये कंसेप्ट हो जाएगा बेटा, फिर रेशियोज में उतरेंगे, सीधा ही रेशियोज पे उतर जाएंगे। पहली रेशियो लिक्विडिटी रेशियो से स्टार्ट करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो आई होप बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो यूट्यूब पर बेटा आप मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन करिए। वहां पे क्या होगा, कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो वहां पे आपको वो मिल जाएंगे। तो बेटा आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।